तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर्स जर्नी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको रॉकर सीरीज़ कराई थी। उस रॉकर सीरीज़ में सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे 2021 के, और वह सीडीपी की सेट नंबर पहला था जो कल की क्लास में कराया था मैंने। आज मैं इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए सेट नंबर दूसरा कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चाइल्ड लर्न्स टू रन एंड होप बिफोर सी कैन स्किप विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द इलिस्ट्रेट। एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन पहला है, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। चौथा है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा सेकंड, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। अब बात करेंगे अनुमानित प्रतिमान ये क्या होते हैं। देखिए, जो बच्चा होता है ये अपने पूर्व अनुभव से सीखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वानुभव। यह अपने पूर्व अनुभवों से सीखता है और उन्हीं अनुभव से ये अच्छी स्किल्स हासिल करना चाहता है। एक बच्चे का विकास क्रमिक और संचयी होता है। क्रमिक मतलब क्रम से होता है। जैसे पहले वह छोटा होता है, फिर वह थोड़ा बड़ा होता है, मतलब उसका पूरी लाइफ उसका ये प्रोसेस चलता रहता है, वो हमेशा बढ़ता रहता है, एक क्रम के अनुसार चलता है। पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर बुढ़ापा, ये सब चीज़ें। तो अगर हम दूसरे शब्द में कहना चाहें तो बच्चों को कूदने से पहले चलना और उछलना चाहिए। कूदना कब आएगा एक बच्चों को? जब वह अच्छे से चल लेगा। जब वह अच्छे से चलेगा, फिर वो उछलेगा, तब उसे आएगा कूदना। एकदम से वो कूदना स्टार्ट नहीं कर देगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे मोटर विकास में चलने से पहले होने वाले विकास का एक अनुमानित क्रम होता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो वह जब पलटता है तो पलटने से पहले अपना सिर उठाता है, फिर उसे घुमाता है, तब वह पलटता है, तब वो देखता है। तो शिशु किसी वस्तु को पकड़ने से पहले अपने हाथ पैरों को हिलाता है। जैसे कोई ये वस्तु रखी है और ये बच्चा है, मतलब बच्चा के ये शिशु है, तो ये एकदम से इसके पास नहीं पहुंच जाएगा। ये पहले अपने क्रियाएं करेगा, अपने बॉडी में अपने हाथ पर हिलाएगा, मतलब उसको लेने के लिए झटपटाएगा, तब वो उस चीज़ को प्राप्त करेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि यह विकास जो होता है पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ये पहले पूर्व के जो अनुभव है उसके आधार पर आज की चीज़ों को करवाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है मात्रात्मक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, और फोर्थ ऑप्शन है शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। अब देखिए, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। ये एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन, एक होता है गुणात्मक परिवर्तन। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। जो मात्रात्मक होता है, इसमें व्यक्ति की हाइट यानी लंबाई और व्यक्ति का वेट
यानी भार, तथा बॉडी के विभिन्न पार्ट जैसे हो गया हाथ पैर, ये सब का बढ़ना, इसमें ये चीज़ें होती हैं, हाइट वेट बॉडी के पार्ट, ये सब का बढ़ना। और गुणात्मक में क्या होता है? गुणात्मक में हो गया हमारी एबिलिटी यानी योग्यता, और क्षमता, और क्या हो गया वृद्धि यानी ग्रोथ, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, इंटरेस्ट यानी रुचि, चिंतन, ये सब चीज़ें होती हैं गुणात्मक, ये सब चीज़ें होती है गुणात्मक में। मात्रात्मक में क्या आता है? जो शरीर की चीज़ें होती है, बढ़ना, भार, वृद्धि, ये सब चीज़ें। और गुणात्मक में जो होता है एबिलिटी, क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व, रुचि, ये सब हमारा गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसीलिए वृद्धि और विकास में क्या शामिल है, क्वेश्चन पूछा है, तो ये दोनों चीज़, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए ये दोनों चीज़ आवश्यक है। मात्रात्मक में गुणात्मक, हाइट वेट ये सब भी जरूरी होता है, और क्षमता, वृद्धि, व्यक्तित्व ये सब जरूरी होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डैश रिफर्स टू द कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक तथा सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता, तीसरा ऑप्शन है लालन पालन, और चौथा ऑप्शन है क्रोमोजोम। तो इसमें सही आंसर है लालन पालन यानी नर्चर। अब देखिए, इनमें दो चीज़ें होती हैं, ये एक देखिए हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी को ही हम लोग आनुवांशिकता कहते हैं, एक नेचर होता है, ये नेचर के अंतर्गत ही हेरिडिटी आता है, और एक होता है नर्चर। तो ये तो आनुवांशिक लक्षण से आता है। जो नर्चर होता है, ये जो नर्चर होता है यह हमारे बचपन के अनुभवों और बच्चे की परवरिश तथा हमारे व्यक्तित्व लक्षणों तथा सामाजिक संबंधों संस्कृति के बारे में बताता है। ये अन्य पर्यावरणीय कारकों से बताता है, जैसे परवरिश हो गया, अनुभव हो गया, मतलब एक कुल मिला कहते हैं जो पालन पोषण होता है, इसे हम नेचर कहते हैं। और प्रकृति, ये तो प्रकृति से ये नेचर होता है। आनुवांशिकता, ये तो आनुवांशिक लक्षण माता पिता से प्राप्त होता है। ये चीज़ हम करते हैं, ये अपने वातावरण से हम लोग प्राप्त करते हैं। एक क्रोमोजोम, ये भी माता पिता से मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। अभी कल ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बताया था, प्राथमिक और द्वितीयक वाला। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है स्कूल एवं पास पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है परिवार और संचार माध्यम, और तीसरा ऑप्शन है पास पड़ोस एवं शिक्षक, और चौथा ऑप्शन है परिवार एवं पास पड़ोस। तो इसका सही आंसर होगा डी, परिवार एवं पास पड़ोस। देखिए, इसमें पहले तो हम समझेंगे समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण ये क्या होता है। एक आपने बहुत अच्छे दार्शनिक थे, बहुत बड़े, अरस्तु, इनका नाम सुना होगा। इन्होंने कहा था कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है।
ये अरस्तु ने कहा था, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाजीकरण के द्वारा, इसके द्वारा हम सांस्कृतिक पहचान या सामाजिक पहचान प्राप्त करते हैं। हम बाय नेचर नहीं है, अगर बाय नेचर होते तो हम या तो भगवान है या तो राक्षस, लेकिन हम बायोलॉजिकल टर्म से आए हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि यह समाजीकरण हमारी सांस्कृतिक पहचान, समाजीकरण हमारी सांस्कृतिक पहचान या सामाजिक पहचान प्राप्त करते हैं। अगर यह समाजीकरण हमारे अंदर नहीं होता है तो हम केवल एक बायोलॉजिकल जीन्स है, अर्थात हमें जो जैविक जीन से मिला है वो हम केवल हमारे अंदर है, और चीज़ नहीं। अगर हम ऐसे जानवर और इंसान में फिर फर्क क्या रह जाएगा? तो और इसीलिए समाजीकरण के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से 2 मेन होते हैं। 2 कौन कौन से, जो कल मैंने बताए थे? एक होता है मुख्य यानी प्राथमिक समाजीकरण, और एक होता है द्वितीयक या इसे कहते हैं गौण समाजीकरण। इनमें सबसे मेन चीज होती है फैमिली। इसमें सबसे मेन चीज होती है फैमिली, क्योंकि ये जो फैमिली होती है ये समाज का एक छोटा रूप होता है, और सबसे ज़्यादा बच्चा अपनी फैमिली से ही क्लोज रहता है। और द्वितीय, इसमें जो हमारे पड़ोसी आ जाएंगे, फ्रेंड्स आ जाएंगे और स्कूल ये सब चीज़ें सेकेंडरी में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारे समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी है? तो प्राथमिक में देखिए परिवार ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट किया जाता है, जैसे परिवार इसमें भी है, परिवार इसमें भी पूछा गया है, प्राथमिक परिवार इसमें भी, यानी कि इसमें परिवार नहीं, इसमें परिवार नहीं, तो ये तो पहले से इनको देखते ही काट दो। अब परिवार इसमें, अब इसमें संचार माध्यम है, इसमें पास पड़ोस है। अब परिवार के पास सबसे ज़्यादा कौन होता है? पास पड़ोस। और संचार माध्यम तो बाद में आया, चीज़ें पहले परिवार और फिर अगल बगल पास पड़ोस ये पहले आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा परिवार एवं पास पड़ोस करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोहल वर्ग के जितनी ये स्टेज लेवल होती है, इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, कमल रीजन्स दैट ही विल गिव अ क्रेयॉन टू तनु इफ सी आल्सो गिव्स हर वन, सो दैट इट इज एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट इज कमल एट। अर्थात कह रहा है, कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी तो उसे भी वह एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पर है? देखिए, ये जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग थे, इन्होंने नैतिक विकास के उस पे सिद्धांत दिया। इन्होंने 3 लेवल बताएं, और इन लेवल की हर एक लेवल की 2-2 स्टेजें बताई। हर लेवल की 2-2 स्टेजें बताई। अब ये आपको बताएंगे कौन कौन से लेवल थे। ये लेवल देखिए, पहला है, ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है परंपरागत स्तर। तीसरा है
उत्तर पारंपरिक स्तर, राइटिंग कुछ ज़्यादा ही साफ आ रही। अब देखिए इनकी 2 स्टेज बताई, इनकी भी 2 स्टेज बताई और इनकी भी 2 स्टेज बताई। इनकी पहली स्टेज बताई इन्होंने आज्ञाकारिता व दंड, ये पहली स्टेज। और सेकंड स्टेज क्या थी? स्वलाभ मानसिकता। और इनकी पहली स्टेज क्या थी? अंतरवैयक्तिक सौहार्द। और इसमें क्या थी? सत्ता व सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। इसकी पहली स्टेज क्या थी? सामाजिक संविदा। और इसकी सेकंड सार्वभौमिक नैतिकता, ये थी। हाँ, तो इसकी 3 लेवल दिए और इनके 6 स्टेज दी। 6 लीजिए, टोटल 6, 3 लेवल 6 स्टेज। 6 स्टेज में पहली क्या थी? आज्ञाकारिता एवं दंड। आज्ञाकारिता दंड में इसमें क्या होता है, जैसे हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमें पनिश मिलेगा, और अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें ओबीडियंस मिलेगा। मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कहा जाएगा। और ये स्वलाभ मानसिकता में क्या था? इसमें था कि हमारा एक एक्सचेंज, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज, जो ये बच्चा कर रहा है ना कि तुम मुझे एक क्रेयॉन दोगे तो मैं भी तुम्हें एक क्रेयॉन दूंगा, ये चीज़ स्वलाभ मानसिकता में आती है। ठीक, अब ये सेकंड परंपरागत स्तर के अंतर्व्यक्तिक सौहार्द में इसमें आता है गुड गर्ल और गुड बॉय। ये जो कल मैंने आपको बताया था, ये इसी स्टेज में आता है। और ये सत्ता व सामाजिक व्यवस्था अनुपालन, इसमें बच्चे समाज के अनुसार चलेगा। इसमें एक समाज ने एक लॉ और ऑर्डर बनाया, मतलब एक नियम कायदे कानून उन्होंने बनाए, समाज द्वारा बनाए गए हैं, तो वो चीज़ इसमें आएगी। और सामाजिक संविदा में ये दोनों, मतलब इनमें ये होता है कि जो बच्चा होता है वह समझेगा कि रूल्स सोसाइटी आदि के लिए बनाए गए और इसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वह, ये हमें पता है कि वो भले के लिए बनाए गए। अगर हमारे भले के लिए नहीं है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ करना निर्धारित नहीं हो, आप उसे कर सकें जिससे ह्यूमैनिटी पर अच्छा व सही प्रभाव पड़े। जो गलत है वो गलत है, अगर गलत है तो उसके खिलाफ लड़े, लेकिन ऐसा केवल 2 या 3% लोग ही करते हैं। जैसे हमारे थे भगत सिंह, महात्मा गांधी। अगर आपको करंट एग्जाम्पल दे तो एक मूवी आई थी गंगूबाई, ये एग्जाम्पल है। इसने बहुत हिम्मत दिखाकर चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर है, ये क्रेयॉन्स देगा तो हाँ, इसका सही आंसर है अच्छा लड़की तथा अच्छी लड़का अभिनवीकरण। नहीं, इसका आंसर ये होगा, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, इंस्ट्रूमेंटल परपोज ओरिएंटेशन। ये किस में आता है? ये इसमें आता है अंतर्व्यक्तिक स्वभाव में।
ये हमारा जो ये है ये सौलाब में आता है, उसमें नहीं, सौलाब में आता है, सौलाब। ये जो सेकंड स्टेज हमारी पहली लेवल की सेकंड स्टेज सौलाब मानसिकता है। म्यूचुअल एक्सचेंज, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है और इंस्ट्रूमेंटल परपोज होता है, पर्सनल रिवॉर्ड होता है इसी में, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगन टू बिल्ड ऑन ईच अदर्स प्ले आइडियाज, स्ट्रेंथ द अंडरस्टैंडिंग दैट सिंबल्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बट लैक कंजर्वेशन स्किल्स। अर्थात कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें सही आंसर होगा सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात देखिए जो संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। ये वाली अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें एक बच्चे जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और अपनी समझ और संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं। आपने सुना होगा एक नियम संरक्षण, ये साइंस में आपने सुना होगा संरक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि किसी की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को हिस्सों में या टुकड़ों में विभक्त करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने में तथा उस वस्तु के हिस्से में तोड़ने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बालक यह समझ ही नहीं पाता है कि क्या उसे कैसे करना है। बच्चों को लगता है भौतिक वस्तु का द्रव्यमान बदलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, भौतिक वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो इसीलिए ये इस अवस्था में बच्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 6 years old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes according to Jean Piaget. This kind of reasoning by the child is due to child's inability to। अर्थात एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक दूसरे से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? ऑप्शन है क्रमबद्धता की योग्यता, दूसरा है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, तीसरा है अकेंद्रितता और चौथा है आनुपातिक तर्क की योग्यता। इसका सही आंसर होगा अकेंद्रितता, डी सेंटर। यानी देखिए जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो भी बताई थी हमने, वो जो 2 से 7 वर्ष की थी, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बालक में अकेंद्रितता विचार प्रक्रिया की कमी पाई जाती है। जो इस एज के बच्चे होते हैं उनमें अकेंद्रितता इसकी कमी पाई जाती है। इस स्तर पर बालक से बराबर मात्रा में पानी को यदि 2 गिलास, एक लंबा है एक चौड़ा है, इसमें भरकर पूछा जाता है कि गिलास में कौन से गिलास में सबसे ज़्यादा पानी है, तो वह आंसर क्या देगा? जैसे एक लंबा गिलास है और एक ये गिलास है, इसमें पानी यहाँ तक है और इसमें पानी यहाँ तक है, बराबर पानी है, जितना इसमें डाला गया उतना इसमें अगर जितना पानी है इसमें भी उतना ही पानी है। लेकिन अगर उस बच्चे से जिसके अंदर अकेंद्रितता की कमी है, अगर वो कह दे कि ये बड़े वाले लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है, तब हम जानेंगे कि उसके अंदर इस चीज़ की कमी है।
क्योंकि वह जो मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। वह यही देखता है कि जबकि उसके सामने ग्लास में पानी भरा जाता है, तब भी वो कहता है कि ये लंबे वाले ग्लास में पानी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें अकेंद्रता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये पहली है, बच्चा कह रहा है मैं पहले के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अध्यापक कह रहा है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा कह रहा है पंजे। अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा यह वाला। उपर्युक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? ऑप्शन है अवलोकात्मक अधिगम, विवरणात्मक अधिगम, पाड़ यानी जो बताया था कल हमने स्कैफोल्डिंग, और एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो इनमें से सही क्वेश्चन होगा, सही आंसर होगा पाड़, स्कैफोल्डिंग। ये मैंने कल ही बताया था, एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो बच्चों को दी जाती है। तो वाइगोस्की जो है वो कहते हैं कि जो स्कैफोल्डिंग होता है यह एक तकनीक है, यह एक निर्माण तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती रहती है। शिक्षण कार्य करते समय यानी कि पढ़ाते समय जो टीचर होता है बच्चों के समसामयिक निष्पादन के आधार पर निर्देशन और सहायता में समायोजन करता है, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। मतलब टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उन्हें एक हेल्प देता है। जैसे बच्चा है वो 2 + 2 4 होता है, वो ऐड नहीं कर पा रहा है, तो टीचर उनकी हेल्प करेंगे कि अपने हाथ में काउंट करो कि ये कितनी उंगलियां हैं, ये कितनी उंगलियां हैं। तो जब वो करेगा, ये टीचर जो बता रहा है उन्हें अपनी उंगलियों में काउंट करो, ऐसे दिखा रहा है, तो ये हम कहेंगे इसे टेम्परेरी हेल्प कर रहा है, जिसे हम लोग पाड़ कहते हैं। तो इसकी सहायता से बच्चे का ढांचा निर्माण अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर पार्ट ठीक होगा, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेव वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन द, अर्थात लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, दूसरा मनोयौनिक दृष्टिकोण, तीसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण और चौथा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो इसमें सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। देखिए, जो हमारी संस्कृति होती है, ये संस्कृत और भाषा, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों जो हमारा कॉग्निटिव लेवल होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बने जाते हैं। यह कथन वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार दिया है। जो यह कथन में बताया, यह इसमें इन्होंने किसने दिया है? लेव वाइगोस्की जी ने दिया है। इन्होंने जो ये लेव वाइगोस्की थे, ये एक रशियन वैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर अधिक बल देते हुए बालक के मानसिक विकास पर कार्य किया है। मतलब बालक के मेंटालिटी पर इन्होंने बहुत काम किया है, मानसिक विकास पर काम किया कि बालक का कैसे एक मानसिक विकास हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन पियाजेनियन प्रिंसिपल चिल्ड्रन लर्न, अर्थात पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पहला ऑप्शन बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, दूसरा बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, तीसरा पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं और चौथा है स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। तो इनमें से सही आंसर हमारा होगा स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं।
थ्रो सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी से सीखते हैं। अर्थात पियाजे का कहना है कि जो बच्चा होता है वह रचनावादी कक्षा में स्वयं करते हुए सीखता है। वह स्वयं करता है और उसके बाद वो सीखता है, चीज़ें वह करके सीखता है। और ये सही बात है, बच्चों को चीज़ें पहले करानी चाहिए, ये रटी रटाई चीज़ें नहीं करानी चाहिए, पहले उन्हें चीज़ें करने को देनी चाहिए। जब वो काम करेंगे तो वे सीखेंगे उसे, तब वह चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि रचनावादी कक्षा में बच्चे जो होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं। उनसे कहते हो, जैसे क्राफ्ट क्लास होती है, उनसे कहते हो बच्चों ये बनाना है, तो बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र बेफिक्र होकर उसमें काम करेंगे। तो उन्हें एक रचनावादी एक पॉजिटिव टैग है, जैसे कल बताया था ना, पॉजिटिव टैग नेगेटिव टैग। और रचनावादी किसी आंसर में किसी ऑप्शन में आ जाए तो इसको टिक कर दीजिए। इसमें जो बच्चे होते हैं वह अपने तरीके से गतिविधि करते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं और वे ये चीज़ें करने में स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए ऑप्शन में कहा गया स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, पुरस्कारों के लिए नहीं सीखते हैं, नहीं इसके लिए रिवॉर्ड या इन चीज़ों के लिए नहीं सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं सीखते हैं, नहीं ये बिल्कुल नहीं, बड़ों को अनुकरण करके सीखते हैं, ये सीखते हैं। लेकिन रचनावादी आ गया ना, ये क्वेश्चन, ये चीज़ें अगर आ गई तो समझ लो इसका हो जाता है क्रिएटिविटी, मतलब चीज़ें करके सीखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल सी इज सेड टू हैव। अर्थात हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं, व्यवहार इनको समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि कही जाएगी? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता, अनुभवजन्य, सामाजिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये मैंने कल आपको बताया था, जो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, इंटरपर्सनल, ये इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग ये किसी व्यक्ति में दूसरों के भावनाएं और व्यवहार इनको समझने की योग्यता रखते हैं तथा इस बुद्धि को प्रदर्शित करने वाले व्यवहार में दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तथा ग्रुप के साथ हेल्प करते हैं, ग्रुप में हेल्प करते हैं तथा लोगों की मनोदशा, उनके प्रोत्साहन एवं इरादों पर ध्यान देते हैं। दूसरे लोगों के दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना और सुनना आदि को इस इंटरपर्सनल यानी कि अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि में शामिल किया जाता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू एग्जाम्पल विच डिपिक्ट वुमेन एज नर्सेज एंड टीचर्स एंड मैन एज डॉक्टर्स एंड पायलट एज इज लीड्स टू। अर्थात अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर और पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। यह क्या चिन्हित होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है? जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन, जेंडर समरूपता। तो इसका सही आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये कल मैंने ऐसा ही क्वेश्चन बताया था आपको। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि मतलब हम लोग अंतर करते हैं कि लड़का है तो जॉब कर सकता है, लड़की है तो जॉब नहीं कर सकती है, लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है तो ये कर सकती है। प्रत्येक समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग चीज़ें निर्धारित कर दी गई हैं। मतलब जैसे हो गया उनका पहनावा यानी पोशाक, ये पोशाक अलग अलग, उनकी भूमिकाएं अलग अलग कर दी गई हैं।
तथा उनकी जिम्मेदारियां, ये सब उनकी अलग अलग कर दी गई हैं। भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का यह विभाजन जो है वो परिवार और समाज में उनके सामाजिकरण को निर्धारित करता है तथा यही मेल और फीमेल के प्रति भेदभाव, लिंग रूढ़वादिता का कारण बनता जा रहा है। वैसे इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है CBSE ने ये बी और फोर्थ मतलब बी और डी ये दोनों माने हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो सबसे सही आंसर ये है, जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कथन कारण वाला है तो इनको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट होते हैं और नंबर भी यही कटवाते हैं। तो असर्शन है अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट इन अ प्राइमरी क्लासरूम इज एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रेन। रीजन कह रहा है इमोशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, यानी अर्थात कथन है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। कारण भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। अब देखिए इसमें कहा गया है बच्चों के क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये हाँ, प्राथमिक मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है लेकिन भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन बच्चों के भाषाई विकास के लिए आवश्यक कारणों से संबंधित नहीं है। इनका कोई मेल नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर सही होगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट कह रहा है हजरोत गेट्स वेरी अपसेट व्हेन शी डज नॉट रिसीव अ स्टार ऑन हर असाइनमेंट। शी गेट्स डिफेंसिव एट एनी क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन हर वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग फीडबैक अप्रोच वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन द केस। अर्थात जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है और अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। ऑप्शन पहला है उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, या सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो, या सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि वह उसकी आदत ना पड़े। चौथा ऑप्शन है उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि मत देना। तो इसका सही आंसर होगा ये, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। देखिए इसमें क्या बोला है, यह सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य में सितारा मिले जिससे कि परेशान हो, नहीं, बिल्कुल गलत। सुनिश्चित करना कि उसके किसी प्रदत्त कार्य में कोई सितारा पुरस्कार ना मिले जिससे उसकी आदत न पड़े, नहीं। उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि न देना, नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। उसको फीडबैक जरूर देना चाहिए। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, अर्थात अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती। इस संबंध में उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना चाहिए, रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए और तथा अपना काम दोबारा करने के लिए कहना। इस उपागम यह सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। उसके दोबारा अपने काम को दोबारा करने के लिए उससे कहना, यह सबसे अधिक प्रभावकारी होगा उसके लिए। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोर्टफोलियो। नॉट आ गया, बड़ा बहुत केयरफुल हो जाइए आप लोग, क्योंकि नॉट अच्छों के नंबर उड़वा देता है। अर्थात कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। यह पोर्टफोलियो इसमें पूछा था नहीं, तो यह जो है ये पोर्टफोलियो की विशेषता है, ये है लेकिन ये नहीं है, और हमसे नॉट वाला ही क्वेश्चन पूछा है, तो यह पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है, जो हमारा ये पोर्टफोलियो होता है, यह एक प्रकार की फाइल होता है जिसमें किसी बच्चे के जीवन के सभी क्षेत्रों के क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके लिखी जाती है। लाइन बाय लाइन एक तालिका बनाई जाती है, ऐसे 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 उसके सभी प्रकार की, जैसे उसकी अटेंडेंस, उसकी हेल्थ, वह क्लास में कैसा है, तो ये सब इस पोर्टफोलियो में उसके सब चीज़ एक प्रत्येक क्षेत्र से रखी जाती है। किसी बालक के जीवन की प्रत्येक अवस्था या उसके अंदर उसके साथ क्या हुआ, जैसे आ रहा है, वह पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे क्या दिक्कत आ रही है, उसे मतलब हर पॉजिटिव निगेटिव हर चीज़ इसमें लिखी जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू अकॉम्प्लिश द गोल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लासरूम द टीचर शुड। अर्थात सामान्य कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिए, इसमें से चूज करके बताना है। तो पहला दिया है बालक विशेष के मजबूत पक्ष, रुचियों और आवश्यकताओं की पहचान करना। दूसरा है वैयक्तिक भिन्नताओं का निरादर करना और एक समानता सुनिश्चित करना। तीसरा है अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन उक्तियों का अनुकूलन करना। चौथा प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। अब ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है दूसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। इनमें से होगा पहला तीसरा चौथा, यानी कि ये पहला, ये तीसरा, ये चौथा, ये नहीं होगा। क्यों? देखिए सामान्य कक्षा में जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे विकलांग बच्चे हो गए, या मतलब जिन्हें चीज़ें आसानी से नहीं समझ में आती, जो कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चे, इन बच्चों को शामिल करने का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो टीचर है उन्हें बालक या बच्चे के विशेष के मजबूत पक्ष, उनकी रुचियाँ और उनकी आवश्यकताओं की पहचान, यानी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी पहचान करना तथा उनके लिए अधिगम को सहज व सरल बनाना। अधिगम को सहज व सरल बनाना, इन प्रकार की आकलन की युक्तियों का अनुकूलन करना तथा प्रत्येक के लिए वैयक्तिक शिक्षा योजना बनाना आदि करना चाहिए। ये सब बच्चों के लिए करना चाहिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उनका अधिगम मतलब जो सीख रहे हैं उसको बहुत सहज तरीके से समझाओ, उनको सरल तरीके, जिस तरीके से उन्हें समझ आए, चाहे वो खेल विधि से हो या उन्हें कहीं घुमा के, जैसे टूर होता है, यहाँ पे किसी भी चीज़ से जो सिखाया जा रहा है उसको बहुत सरल और सहज ढंग से सिखाना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, टच एंड अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन इम्पेयर्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवर डिपेंडेंसी ऑन routines and avoidance of eye contact with
अदर्स आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन डीलिंग विद, अर्थात प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रम पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नजर चुराना किन बच्चों का प्राथमिक लक्षण है? पहला ऑप्शन है श्रवण अक्षमता, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक अक्षमता, तीसरा ऑप्शन है स्वलीन स्पेक्ट्रम और चौथा है दृष्टि अक्षमता। इसका सही आंसर होगा सी, स्वलीन स्पेक्ट्रम यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश, ध्वनि और स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों की अति निर्भरता तथा दूसरों से नजर चुराना। ये जो बच्चे स्वलीन स्पेक्ट्रम जिनमें ये डिसऑर्डर होता है, ये उन बच्चों में आता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकास मस्तिष्क के विकास से संबंधित एक स्थिति है जो प्रभावित करती है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये जब हो जाता है, ये डिसऑर्डर जब हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो बच्चा है वह दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, उनसे कैसे बिहेव कर रहा है, उनसे कैसे बात कर रहा है। तो इस विकार के बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, वह आसानी से चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। इन बच्चों में सीखने में कठिनाई होती है और कुछ में तो सामान्य से कम बुद्धि के लक्षण होते हैं, और कोई कोई बच्चे होते हैं जो समान बुद्धि होती है, इससे भी कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि ये आसानी से सीख नहीं पाते, इनमें सीखने में कठिनाई पाई जाती है। तो इसलिए सही आंसर होगा स्वलीन स्पेक्ट्रम, ASD। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो फिर आया नॉट एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इंक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन अ क्लासरूम, अर्थात निम्नलिखित में कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। देखो फिर आया नहीं, तो पहला ऑप्शन है कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने का अवसर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। नहीं कह रहा है ना, तो हाँ ये तो सही है। विद्यालय की सभी गतिविधियों में बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। बच्चों की उपस्थिति और ठहराव की नियमित मॉनिटरिंग, ये भी सही है। समूह संबद्धता, नहीं ये गलत है। समूह संबद्धता सेग्रेटेड, ये जो समूह संबद्धता है ये हमारा है निगेटिव टैग वर्ड है, ये निगेटिव चीज़ है। जहाँ पे ये अगर आ जाए किसी ऑप्शन में, समझो ये निगेटिव है, अगर नहीं वाले क्वेश्चन में आ जाए तो ये इसी को टिक मार देना, यही सही है। समूह समझता के आधार पर पृथक पृथक बैठने की व्यवस्था, उन्हें अलग अलग नहीं बैठाया जाता है। जब हम सभी बालकों को उनकी बुद्धि लब्धि यानी उनके इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि के आधार पर प्रतिभाशाली बालक को अलग, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जो हमेशा क्लास में टॉप करते हैं, इनको अलग, और जो सामान्य होते हैं इनको अलग, और जो मंद बालक होते हैं इनको अलग। अगर आप इनको अलग बैठा लेंगे, इनको अलग, तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमें इन तीनों को साथ में बैठाना चाहिए, हमें अलग समूह संबंधितता, मतलब इन्हें सेग्रेट नहीं करना चाहिए, इनके क्लास में एक साथ ही बैठाना चाहिए। ये नहीं कि प्रतिभाशाली को अलग, जो कम है पढ़ने में उसको अलग, जो बहुत कम है उसको अलग, नहीं, इनको हमेशा एक साथ बैठाना चाहिए। इससे अगर इन्हें अलग अलग बैठा लेंगे तो बच्चों के अंदर आत्महीनता की भावना का विकास हो जाएगा, वो हमेशा निगेटिव ही रहेंगे कि मुझको तो मैम देखती नहीं है, मुझ पर मैम ध्यान ही नहीं देती है। अगर हम इन्हें अलग अलग बैठा लेंगे तो इनके जो अधिगम है, जो ये सीख रहे हैं, यह कार्य अच्छे से कभी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम सभी को बच्चों को एक साथ कक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अधिगम कार्य कराना चाहिए। उनकी जैसे कोई अब ये बढ़ने में ये लोग कम है, तो
इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सब को एक साथ बैठाना चाहिए और सब बच्चों पर एक साथ ध्यान देना चाहिए, इन्हें अलग अलग कभी नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। इसमें मैचिंग करनी, देखिए ये जो डिसऑर्डर है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स। ये हमेशा इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। हर एक पेपर जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर है सारे उठा के देख लीजिए आप, इन बीमारी से क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखिए इसमें तो मैचिंग है, डिस्फेजिया, डिस्प्रोक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। इसमें क्या दिया है, संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वयन वाले रोजमर्रा के कामों को करने में कठिनाई। दूसरा कह रहा है यह दिव्यांगता जो संबंधितता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करती है। तीसरा, वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी गणितीय गणना, देखिए मैंने आपको कल बताया था, इसमें लिखना करने दस्तावेज़ को प्रभावित करती है। तथा भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये डी। अब देखिए पहले का डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया मतलब देखिए इसके नाम पे ही जैसे इसकी इंग्लिश क्या होता है, देखिए मैं आपको ये याद कराऊंगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके डिस्फेसिया, फेस मतलब PHS यानी फस, जो फस के बोले, फस कर बोले, यानी कि इसका डी होगा। तो इसमें क्या दिया, भाषाई विकार जो संप्रेषण मतलब समय कम्युनिकेशन मतलब बोलने में हिचकिचाए, फस रुक के बोले, और बोध की योग्यता और वो चीजें अपने अंदर समाहित ना कर पाए, मतलब फस के बोले, ऐसे बच्चों को डिस्फेसिया हो जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये किस बीमारी का लक्षण है। देखिए इसमें कहा गया संप्रेषण, जो बात करने में फंस के बोले, संप्रेषण कौशल, जहाँ पे ये चीज आ जाए तो हमेशा वहाँ का डिस्फेसिया है। डिस्फेसिया में देखिए छुपा है, फंस कर बोले। ठीक, और दूसरा क्या है, डिस्प्रोक्सिया, इसका हो जाएगा पहला नंबर। ये डिस्प्रोक्सिया मतलब संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय करने वाले रोजमर्रा कामों, मतलब वो जो रोजमर्रा काम होते हैं जैसे साइकिल चलाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सब कामों में पीछे रहता है, तो उसको ये डिस्प्रोक्सिया बीमारी हो जाती है। डिस्प्रेक्सिया उसको बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया। ये बीमारी जब हो जाती है तो बच्चा अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जो छोटे छोटे काम होते हैं रोजमर्रा के वो नहीं ध्यान से कर पाता है। अब तीसरा डिस्कैल्कुलिया, ये देख इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। अब ये डिस्कैल्कुलिया, इसकी इंग्लिश क्या थी, डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया मतलब देखिए एक इसमें एक साउंड हो रहा है कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर का, इसका कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर जैसे आया तो मन में क्या आता है, गणना, जोड़ना घटाना। तो जब बच्चे गणती गणना नहीं कर पाते, जोड़ घटा नहीं पाते हैं, तो उनमें ये डिस्कैल्कुलिया वाली बीमारी होती है। अब डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब कि एक सेकेंड, हाँ इसकी इंग्लिश क्या थी, डिस्ग्राफिया। इसकी इंग्लिश है ग्राफिया। इसमें क्या निकल रहा है, ग्राफियम निकल रहा है, ग्राफ। और ग्राफ हम लोग बनाते हैं, तो बनाएंगे जब लिखेंगे तभी बनाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखने की योग्यता, जिनमें लिखने की योग्यता को में कमी होती है वे लिख नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को डिस्ग्राफिया हो जाती है। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे, अब आपको एक बार फिर से याद दिला देना, डिस्फेसिया एक ये होती है बीमारी, एक होती है डिस्प्रेक्सिया, एक होती है डिस्कैल्कुलिया, एक होती है
डिस्ग्राफिया। इसमें क्या बताया था, फंस कर, यानी कि वह संप्रेषण धीमे धीमे कर पाएगा, मतलब बातचीत वह रुक रुक के बोलेगा, ठीक। डिस्प्रैक्सिया मैंने क्या बताया था, वो चीज़ें जो रोज की चीज़ें होती हैं, रोजमर्रा की चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। गति, ठीक, ये जो गति करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चलाना, साइकिल चलाना और लिखना, पढ़ना, खेलना, ये चीज़ें करने में उससे कठिनाई होगी। और डिस्कैलकुलिया में गणना यानी कि जोड़ घटाना, जिसमें मैथ्स आती है, मैथ्स में गणनाएं होती हैं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, तो ऐसे बच्चों में ये बीमारी होती है। डिस्ग्राफिया ये तो नॉर्मल हो गया, ये लिखने में ये बीमारी होती है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कैन अ टीचर फॉस्टर क्रिएटिविटी थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, जो हम लोग बना कर सोचते हैं, जो अपने समझ पे आधारित सोचते हैं, ठीक। तो अर्थात अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। ये भी देखिए, अवसर देना ये है पॉजिटिव वर्ड, जहाँ पे बच्चों को किसी चीज़ के लिए करने के लिए अवसर दिया जाए, तो वो तो पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करना। बहुत कठिन क्यों करेंगे, बहुत कठिन करेंगे तो बच्चे करेंगे नहीं, उनका मन ही नहीं करेगा। बहुत कठिन विधियों का चयन करके उन्हें अनुसरण के लिए सख्त निर्देश, भैया ये सब चीज़ें सख्त, उनके साथ कड़ाई, दंड, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, पनिशमेंट बिल्कुल नहीं करना है। सही ऑप्शन ये होगा। और इसके बाद प्रत्येक शिक्षार्थी निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, ना, गलत। शिक्षार्थियों पर सतत रूप से निगाह रखकर नहीं, ये अगर उनके ऊपर दिन भर निगाह रख के रहोगे, सख्त चीज़ें अपनाओगे तो वे एक स्वतंत्र होकर कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। रचनात्मक चिंतन जो होता है, रचनात्मक चिंतन की एक सकारात्मक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, पॉजिटिव प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों को कुछ नए तथ्य से जोड़कर एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। टीचर्स को चाहिए कि वह स्टूडेंट की समस्याओं को स्वयं से हल करने का अवसर दें। जैसे किसी बच्चे को कोई सवाल कर रहा है, उसे नहीं आ रहा है, तो उसे चिल्लाए ना, डांटे ना, उसे ये मत कहें कि अगर तुम नहीं कर पाओगे तुम्हें हम मारेंगे, ये सब चीज़ नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। उसे सही ढंग से करने का एक अवसर दे के देखिए, वो एक बार नहीं करे, दो बार नहीं करे, और फिर धीरे धीरे करना सीख जाएगा। अगर आप उसे अवसर देंगे तो वह जान सकेगा कि शिक्षार्थी समस्या को कैसे हल कर रहा है और क्या क्या उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे वह ये सवाल कर नहीं पा रहा है। इससे उसकी सृजनात्मकता का पता चल जाएगा, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी सोचने की समझने की शक्ति का पता चल जाएगा। जब वो आपके सामने करेगा, आप उसे अवसर देंगे, ठीक है, जब एक बार करके दिखाओ, तो जब वो करके दिखाएगा तो वो जिस तरीके से सोच रहा है, जिस तरीके से वह समझ रहा है क्वेश्चन को, तो वो आपको पता चलेगा, तब आप उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सीक्वेंस अ चाइल्ड शुड अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अर्थात बच्चे को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। पहला ऑप्शन है समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण। दूसरा है आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। तीसरा समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण। चौथा समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना। तो इसका सही आंसर होगा
सी, सी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्योंकि सीबीएसई ने इसमें पहला और तीसरा दोनों जब आंसर की आई थी तो ये भी सही था, ये भी ए और सी दोनों सही बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर हु बिलीव्स दैट ऑल स्टूडेंट इन हर क्लास आर कैपेबल ऑफ improving their performance by studying more attributes the children's success to their, अर्थात वह शिक्षक जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता श्रेय किसको देती है? बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, आनुवंशिक रचना को। आनुवंशिक रचना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो माता पिता के साथ आती है। बच्चों घबराहट नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों पर, हाँ ये सही है, बच्चों के प्रयत्न, जो बच्चे किसी काम को करने में अपने एफर्ट्स डालते हैं वो सही होता है। तो बच्चों की योग्यता को नहीं। देखो, बच्चों की सफलता का श्रेय बच्चों के प्रयत्न को जाता है। जो बच्चे प्रयत्न करते हैं बार बार, अगर नई चीज़ें हो रही तो फिर बार बार ट्राई करना, फिर बार बार ट्राई करना, तो इसका श्रेय बच्चों के प्रयत्न पर जाता है। क्योंकि बच्चा जितना अधिक किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करेगा, वह उतने ही अच्छे से वह कार्य को पूर्ण रूप से करेगा। वह जितनी कोशिश करेगा, जितने बार कोशिश करेगा, वह अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। जबकि बच्चों की योग्यता, घबराहट और आनुवंशिक रचना, ये सब सफलता के सूचक नहीं है। सफलता सूचक केवल ये, बच्चों को बार बार प्रयास करने से बच्चे एक अच्छा काम करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर शुड हैव वे हाई एक्सपेक्टेशंस। एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थी से, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन है जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थी से, हाँ ये सही है, यही सही होगा, क्योंकि सभी को लेकर चल रहा है ना, सभी को लेकर चल रहा है। और थर्ड ऑप्शन है विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से, बिल्कुल नहीं, सेग्रेगेशन नॉट अलाउड। चौथा ऑप्शन है भिन्न भिन्न विषयों में लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं, जैसे कि गणित में लड़कों से और भाषा में लड़कियों में, बिल्कुल नहीं। हमने कहा था भेदभाव, तो बिल्कुल नहीं। स्टेरियोटाइप हमें नहीं करना है, इक्वलिटी हमें दिखानी, इक्वलिटी हमेशा समानता उन पे रखनी है हमेशा, ठीक। क्योंकि जब हम जेंडर और वर्ग को ध्यान में रखकर कोई कार्य करवाएंगे बच्चों से, तो इन चीज़ों से बालकों के अंदर आत्महीनता की भावना का विकास हो जाएगा, जिससे बालक का विकास रुक जाएगा। अगर आप यही करेंगे कि अच्छे बच्चों को अलग, कम बच्चों के अलग, कमज़ोर बच्चों को अलग, तो उनके अंदर निगेटिव चीज़ें आने लगेंगी कि हमें तो टीचर कहते नहीं, कभी हमेशा अच्छे बच्चों कहते हैं, जो वो फर्स्ट आता है तो उसी का नाम लेते हैं, हमेशा उसी को खड़ा करते हैं। तो उनके अंदर आत्महीनता की भावना का विकास होने लगेगा। इसलिए हम चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को हमें इक्वल समझना चाहिए तथा जेंडर को प्राथमिकता न देकर सभी को समानता का अवसर देना चाहिए। कल हमने बताया था भेदभाव बिल्कुल नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बिल्कुल भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा समान नज़र से देखना चाहिए। उन्हें कभी ये नहीं बताना चाहिए कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत जगह आज होता है, चाहे स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, मतलब हर क्षेत्र में ऐसा होता है। लेकिन इन चीज़ों को हमें सुधारना है, और ये चीज़ें हम खुद अगर शुरुआत करें, अगर हम टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल क्लास में नहीं करनी है। क्योंकि जब हम करेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे, बच्चे बड़े होकर आगे। ये जो एक श्रृंखला होती है, जो एक चेन होती है, ये हमेशा चलती रहती है। तो अगर हम सही होंगे तो आगे वाले जनरेशन को भी सही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच फ्रेमवर्क
proposes that learning is active and takes place in cultural context, अर्थात किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचनावादी, ये दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है सूचनात्मक प्रक्रियाकरण, चौथा है संरचनावादी। तो इसमें सही आंसर होगा सामाजिक संरचनावादी। देखिए सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार जो अधिगम होता है यह एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, ये लिखा है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक संरचनावादी ज्ञान एक समाजशास्त्री सिद्धांत है। ये कैसा है? समाज शास्त्री सिद्धांत है, यह एक समाजशास्त्री सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव विकास का सामाजिक रूप से स्थित है और ज्ञान का निर्माण दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से किया जाता है। या बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, मतलब जो बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, वो अलग अलग नहीं, वो सब साथ में एक पॉजिटिव चीज में, पॉजिटिव वे में बच्चों की हेल्प करता है। तथा इनके जो सहपाठी, जो पीयर्स ग्रुप है, यानी जो फ्रेंड्स हैं, इनकी भी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। मतलब ये खुद तो पढ़ते हैं तथा जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, इनके पीएस ग्रुप होते हैं, उन्हें भी पढ़ाने के लिए बढ़ावा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीटर सेज आई फेल बिकॉज आई एम स्टूपिड एंड दैट मीन्स आई विल ऑलवेज फेल, दिस इज अ केस ऑफ। पीटर कहता है मैं असफल हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन, स्वतः यथार्थता, उपलब्धि परिपक्वता, सीखी गई निश्चयता यानी बेचारगी। इसका सही ऑप्शन है सीखी गई निश्चयता या बेचारगी, यानी कि ये मैंने कल बताया था, लर्न हेल्पलेसनेस। ये कल मैंने बताया था आपको कि ये जो लर्न हेल्पलेसनेस है, यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति द्वारा बार बार तनावपूर्ण यानी स्ट्रेस की स्थिति का अनुभव करने के बाद आती है। जैसे कोई बच्चा है, वो बार बार फेल हो रहा है, एक बार दिया तो फेल, दूसरी बार दिया फेल, तीसरी बार दिया फेल, तो ये जब बार बार होता रहेगा तो बार बार ये करते करते उसके अंदर एक तनाव, एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाएगा, और यह सब उस स्ट्रेस का अनुभव करने के बाद ही आता है, क्योंकि उन्हें अब विश्वास हो जाता है कि वे इस स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। अब इसके आगे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर, उनका पेशेंस खो जाता है, इसलिए वे तब भी प्रयास नहीं करते जब परिवर्तन के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ कर नहीं, अगर एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझसे अब नहीं हो पाएगा। अगर ये हम करते रहेंगे तो जब भी कोई अवसर आएगा हमारे लिए, तो हम इजी अवसर आएगा तो हम उसे भी तो सही आंसर होगा लर्न हेल्पलेसनेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए फिर आया NEP 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रपोजेस दैट डैश शुड बी इनकरेज टू प्रमोट डैश, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग डैश को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। पहला कंठस्थीकरण प्रत्यास्मरण, दूसरा कंठस्थीकरण समलोचनात्मक चिंतन, तीसरा अनुभवजन्य अधिगम और समलोचनात्मक चिंतन, चौथा अनुभवजन्य अधिगम प्रत्यास्मरण। देखिए जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें एलिमिनेट करना सीखिए। अब कंठस्थीकरण का मतलब क्या है? रटना, ये
रोट लर्निंग, ये रटना है। रटना हमें बिल्कुल नहीं, हमें चीज़ें करके सीखनी है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्यास्मरण, रिकॉल ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक, देखिए इसमें भी कंठस्थ रह रहा है, तो ये गलत। ये हालांकि ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये लग गया तो पूरा ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तीसरा, अनुभवजन्य अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन, हाँ ये सही है। इसमें क्या, अनुभवजन्य अधिगम तथा प्रत्यास्मरण, ये फिर निगेटिव आ गया, तो ये बिल्कुल गलत। देखिए जो NEP हमारी है, NEP 2020 भारत की नई शिक्षा प्रणाली है। ये अभी भारत की नई शिक्षा प्रणाली है। यह नई शिक्षा प्रणाली है। यह शिक्षा को सरल, सुलभ और सहज बनाती है तथा न्याय संगत और समावेशी बनाकर सीखने के संकट को दूर करती है। और अनुभवजन्य शिक्षा महत्वपूर्ण सोच के साथ सम्मिलित होती है और समालोचनात्मक ये इस सूचना की अवधारणा, आवेदन, विश्लेषण, मूल्यांकन आदि करने की एक ये क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छात्रों के बीच अनुभवात्मक शिक्षा और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देना। जो हमारे छात्र हैं, छात्रों के बीच अनुभवात्मक शिक्षा, जो अनुभव से शिक्षा प्राप्त करी जाती है, पहले पूर्वानुभव के अनुसार उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करी जाती है। और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सोच, समझ, इनको बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारी NEP 2020 कहती है कि बच्चे की सोच और समझ, इनके जो उनके पूर्व अनुभव है उनके अनुसार उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इसमें क्या, हाँ ये थर्ड, ये सही है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स लर्निंग इज लाइकली टू इम्प्रूव व्हेन, अर्थात विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के तो पहला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री दी जाए। दूसरा है, अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। तीसरा ऑप्शन है, अध्ययन सामग्री को जानकारी के छोटे असंबंधित अंशों में विभाजित किया जाए। चौथा है, अध्ययन सामग्री में परिभाषाओं की सूची हो जिसमें कोई भी उदाहरण नहीं हो। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी अध्ययन सामग्री को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। देखिए जब हम अध्ययन सामग्री, जब हम जो ये हमारी होती है अध्ययन सामग्री में क्या गया, कॉपी, पेन, पेंसिल, चार्ट, ये सब चीज़ें। तो जब हम अध्ययन सामग्री को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तो बालक के अंदर सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा। जब हम चीज़ों को एक अच्छे ढंग से करेंगे तो बच्चे के अंदर सीखने का विकास आएगा। सीखना यानी कि अधिगम, लर्निंग का विकास उसके अंदर उत्पन्न होगा। क्योंकि जो बालक होता है वह क्रम से लिखता है। जैसे ये हिंदी कॉपी है तो वह क्रम से लिखता है, इधर फिर 1 2 3 4 ऐसे। या तो जब हिंदी की चीज़ें लिखनी होंगी तो वो ऐसे लिखेगा। बालक एक क्रम से लिखेगा तो उसे कठिनाई को सामना कम करना पड़ेगा। अगर सोचो यहाँ एक लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, तो ये तो गलत है। वो लाइन बाय लाइन
लाइन बाय लाइन या चीज़ें क्रम से करेगा तो उसे सीखने में सरलता का अनुभव होगा, उसे चीज़ें बहुत कठिन नहीं लगेंगी, उन्हें कठिनाई को कम सामना करना पड़ेगा और जो हमारा अधिगम है यह बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं अध्ययन समय को संकलनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, एक क्रम से रखा जाए ताकि वो उसे कोई कठिनाइयों का सामना करना कम पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन मैक्सिमाइजिंग एकेडमिक लर्निंग टाइम, अर्थात निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। ऑप्शन पहला है वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है, जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो वह उन्हें फटकारती है, उन्हें चिल्लाती, ये तो बिल्कुल गलत है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थी को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है, ये सही है। वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती, नहीं, ये गलत है। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह एकदम सीधे बैठे और अपना पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड से नकल चीजें सिखाते हैं क्या? बच्चों को नकल चीजें नहीं सिखाते हैं, ये गलत है। सही ऑप्शन है ये सेकंड। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी चाहिए और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती ताकि वो उन्हें चिल्लाना न पड़े, उन्हें कुछ कहना न पड़े, वे अपने आप ही समझ जाए। जो अध्यापक ऐसे काम करेंगे वह अधिगम को बहुत प्रभावशाली बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इन एग्जामिनेशन इट मीन्स, अर्थात जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका अर्थ क्या है? बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया। सेकंड, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन का प्रावधान कराना चाहिए था। बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता है। देखिए, जो हमारा बालक है ये कभी गलत नहीं हो सकता, ये हमेशा सेंटर पे होता है, इसके अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। बालक उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, नहीं, बच्चा गलत नहीं होगा, वो याद करे चाहे ना करे, लेकिन उससे गलत हम नहीं कर सकते। पेरेंट्स असफल हो गए, उन्हें बालक की ट्यूशन नहीं, ये सब नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल तो सब देते हैं। बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल इस बेस पे उसे जज नहीं करना चाहिए। यह व्यवस्था की असफलता है, हाँ, ये आपकी गलती है। ये चीज़ें जो व्यवस्था है स्कूल में कि वह क्यों नहीं कर पा रहा चीज़ें, ये सब स्कूल की असफलता के कारण होता है। अर्थात आज की शिक्षा जो है, जो अभी बताया हमने, आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चों को किस चीज़ की नीड है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, इन सब को ध्यान में रखकर अगर हम कार्य करेंगे और व्यवस्था का निर्माण करेंगे तभी बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? सफल। हमेशा बच्चों को लेकर चलना है। बच्चों को क्या ज़रूरत है, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की रुचियाँ, बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हैं, इन्हें लेकर जब हम चलेंगे, इन्हें अच्छे से चीज़ें समझेंगे, तब बच्चा हमारा सफल होने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, और ये हमारी वीडियो का आज है लास्ट क्वेश्चन। ये कथन कार्य वाला है, सो वेरी केयरफुली। तो क्वेश्चन है, एजर्शन है, चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज सच एज मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ब्रेन स्ट्रोमिंग एंड डिस्कशंस टू फॉस्टर देयर इनहेरेंट इंटरेस्ट इन मीनिंग मेकिंग।
रीजन कह रहा है लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, अर्थात विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग व परीक्षण करना, मानस मंथन और चर्चाएं करना। कारण क्या है? अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है। तो ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए अधिगम की प्रकृति कैसी है? क्रियाशील है। अधिगम की प्रकृति क्रियाशील और सामाजिक है, समाज को लेकर चलती है, सामाजिक है, जिसमें जो बच्चा होता है ये अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। इसे स्वाभाविक रुचियों को करने के लिए इसे अच्छे अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह की वस्तुओं का उपयोग करना, प्रयोग, परीक्षण, ये सब इन चीज़ों को अलग अलग इन सब के करने के लिए अलग एक परिवेश सीखता है। यानी बालक सामाजिक परिवेश के माध्यम से ही सीखता है। उसके पास पड़ोस का जो वातावरण होगा, बस सब एक तो स्कूल सीखता और एक सबसे ज़्यादा कहाँ से, जो आसपास का उसके वातावरण है, उससे भी चीज़ें वो बहुत चीज़ें सीखता है। तथा जो इनके अधिगम कार्य है, जो सीखने का कार्य है, वह बाहरी वातावरण में अच्छे से संपन्न हो जाता है। अच्छे से जब वातावरण अच्छा होगा तो वो चीज़ें भी अच्छे से करेगा। तथा बच्चों को अपने फीलिंग्स यानी भावनाओं, रुचियों, इन सब को जानने के लिए बच्चा स्वतंत्र होता है। इन्हें स्वतंत्र होकर छोड़ देना चाहिए ताकि हम ये समझ पाएँ कि बालक कितना क्या चीज़ और कितना सीख रहा है। बालक को अपनी सृजनात्मकता को दिखाने का अवसर प्रदान करना चाहिए, वह ताकि दिखा सके कि उसे चीज़ें किस तरीके से करने के लिए आसानी से समझ में आती है। जब उसे आप स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वह कोई ना कोई अवसर ढूंढ लेगा अच्छी चीज़ें करने के लिए और वह क्या हो जाएगा? सफल। तो ये हमारी आज की क्लास समाप्त हुई। तो कल मिलते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और कल की क्लास सेट नंबर 3 आप रेडी रहिएगा, ये क्योंकि इसके कुल यानी टोटल 23 सेट हैं, क्योंकि ये जो पेपर हुआ था हमारा ये ऑनलाइन हुआ था, तो ये 1 मंथ करीब चला था और इसके बहुत सारी शिफ्ट भी थी, तो इसलिए इसके बहुत सारे पेपर हैं। तो हमने कल फर्स्ट कराया था, आज सेकेंड और कल थर्ड, ऐसे कंटिन्यूअस क्लासेस चलती रहेंगी। आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और इसी तरह के मैं ये सेट वाइज क्लास लेती रहूँगी, जिसे हमने नाम दिया है रॉकेट सीरीज़। और ये रॉकेट सीरीज़ ये रॉकेट के तरीके आपके दिमाग में घुसेगी। इसके बाद हम जो कल बताया था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे और फिर NCERT और जल्दी सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।